हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट फर्स्ट में आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखा और पार्ट सेकेंड में आपने डू, हाउ और मेक का प्रयोग सीखा। अब आपको हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलते हैं, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको हम बता दें कि रूल फर्स्ट है, जिसमें रूल फर्स्ट में है कि एक वचनकर्ता, यानी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक वचन कौन कौन होता है, तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि एक वचनकर्ता ही, सी, इट तथा सिंगल नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। और रूल सेकेंड बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे तथा टू और मोर नेम्स के साथ, यानी दो या दो से अधिक नाम के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर डू डज का मैटर क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी वर्ब्स होते हैं वो सभी प्लूरल होते हैं। यहाँ पर जो डू और डज आता है ये सभी वर्ब के साथ में लगा होता है। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू आपका जो वर्ब है ये तो ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो सही रहेगा। लेकिन जब आप अफर्मेटिव के सेंटेंस में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते थे तो उसमें एस या एस आप लगाते थे वर्ब के साथ में। तो यहाँ पर भी जब एक वचन का कर्ता आपको मिलेगा तो इसी डू में ई एस जोड़ करके हम इसे बना देते हैं डज। यानी कि अगर अफर्मेटिव में आपसे कोई पूछे कि कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन वो जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो डज आता है वो इसी डू में एक वचन बनाने के लिए ई एस जोड़ करके बनाया जाता है। तो आइए नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये नोट में हमने लिखा था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यस या यस का जो मैटर होता है वो हम डू या डज में ही समझ लेते हैं। अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हम डज लगा देते हैं, यानी डू के साथ यस लगा दिया तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वो एक वचन हो जाएगा। और अगर बहुवचन करता होगा तो हमें डू के साथ यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुवचन करता के साथ तो बहुवचन की ही क्रिया लगती है। तो इसलिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में चूंकि डू और डज आ जाते हैं, इसलिए यस या यस का जो मैटर है वो समाप्त हो जाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपने सीखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके साथ यस या यस जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अदर्स लिखते हैं। तो ये था आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसके बाद जब नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बस जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज इसमें आया है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट को हम इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। कभी भी अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है। तो ये नोट करने वाली बात है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हमेशा जो नॉट लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लिखते हैं। अब चाहे हेल्पिंग वर्ब 2, 3, 4 कितने भी शब्द का हो जाए, हमेशा हम पहले शब्द के बाद ही नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट लिख दिया। अब ऊपर की चीज अगर आप देखें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने स्थान पर है, यस या यस को हमने उठा के डू या डज में लगा तो यस या यस का भी काम खत्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे और अदर्स वाला भी अपने स्थान पर ही है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो स्ट्रक्चर ये होगा साथियों, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप डज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीमा मुझे भोजन नहीं खिलाती है। साथियों, वाक्य के अंत में है ह, यानी कि प्रेजेंट टेंस, ता ती ते यानी कि इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सीमा मुझे भोजन नहीं खिलाती है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए इसमें हमें आपको सबसे पहले वर्ब ढूंढना चाहिए। वर्ब ढूंढ लेंगे आप, खिलाने का कार्य हो रहा है। उसके बाद कौन लगा के या किसने लगा करके हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो कौन खिलाती है, सीमा खिलाती, सीमा आपका हो गया सब्जेक्ट। और क्या खिलाती है, भोजन खिलाती है, तो भोजन आपका हो गया ऑब्जेक्ट। किसे खिलाती है, मुझे खिलाती है, तो ये भी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या किसे किसको लगा करके सवाल करना होता है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है। अब हम सीधा इसको स्ट्रक्चर में रखते जाएंगे और हमारा सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सीमा एक वचन है,
इसलिए हमने डज लगा दिया, डू को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पर। तो सीमा आपने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर आपने एक वचन के लिए डज लगा लिया। नॉट कंपल्सरी है क्योंकि उसमें नहीं शब्द आएगा, उस नहीं शब्द के लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा, जिसे आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। तो सीमा डज नॉट, उसके बाद खिलाना, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगा खिलाने का इंग्लिश होता है फीड। किसी भी चीज़ को अगर हम बच्चे को दूध भी पिलाते हैं तो भी हम वहाँ पर फीड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर खिलाने की बात करें तो फीड की बात करेंगे। सीमा डज नॉट फीड, किसे नहीं खिलाती? मुझे। हमने आपको बताया था कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए और एक सजीव और निर्जीव यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाए तो हमेशा इनडायरेक्ट यानी सजीव वाले ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं और डायरेक्ट वाले यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव वाले को लिख लिया और उसके बाद अंत में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वाले ऑब्जेक्ट को लिख लिया। और हमने आपको एक नियम और बताया था कि अगर गलती से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा दीजिए। उसी प्रकार मैंने दूसरा लाइन लिखा हुआ है, सीमा डज नॉट फीड फूड टू मी। तो हमने यहां पर क्या किया, फूड यानी जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसे हमने पहले लिख दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने अंत में लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी से पहले टू प्रीपोजिशन लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, मैं निबंध नहीं पढ़ता हूं। आई ये आपका बहुवचन का सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे डू प्लस नॉट। आपको कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं शब्द दिया हुआ सेंटेंस में। तो आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, क्या नहीं पढ़ते हैं भैया? निबंध नहीं पढ़ते, तो हमने ऐसे लिख लिया। आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना और फटाफट उसके स्ट्रक्चर में रख देना है और सेंटेंस हो जाएगा आपका कंप्लीट। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राधा और मैं साथ साथ मंदिर नहीं जाते हैं। कार्य हो गया जाना, कौन नहीं जाता है? राधा और मैं। यहां पर दो पर्सन हो गए। अब दो पर्सन हो गए तो मतलब ये सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल। क्या नहीं जाते? अब आप कहेंगे जवाब तो मंदिर मिल रहा है कि क्या नहीं जाते? मंदिर नहीं जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मंदिर नहीं जाने के लिए आपको सवाल करना होगा कहाँ नहीं जाते हैं। किसी भी स्थान को जब हम सवाल के रूप में पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे, क्या से नहीं। क्या से कोई आपको ऑब्जेक्ट वो भी निर्जीव मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ये ना समझें कि मंदिर आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मंदिर जो है वो अदर वर्ड है, क्योंकि कभी भी क्या से आपको अगर कोई स्थान मिले तो वो कभी भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। स्थान के लिए हमेशा कहाँ से सवाल किया जाता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, राधा और मैं क्या जाते हैं, किससे जाते हैं, किसको जाते हैं। तो इसका जवाब आपको नहीं मिला, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए हम सीधा ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो आपने लिख लिया राधा एंड आई, राधा और मैं। अब आप दो नाम को देख रहे हैं, एक तो नाउन है एक प्रोनाउन है। कोई बात नहीं, हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमको प्लूरल की वर्ब भी लगानी पड़ेगी, यानी हमने डू लगा लिया। नॉट कंपलसरी है, आपको लगाना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने गो लिख लिया। अब आप कहीं स्थान पर अगर तय करते हैं दूरी तो उसके लिए आपको बीच में प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ता है। तो मंदिर जाना यानी दूरी तय करेंगे, इसलिए आपको गो के साथ टू लगाना जरूरी है। राधा एंड आई डू नॉट गो टू टेम्पल, मंदिर नहीं जाते हैं साथ साथ। साथ साथ की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? साथ साथ की इंग्लिश होती है टुगेदर। तो राधा और मैं साथ साथ मंदिर नहीं जाते हैं। राधा एंड आई डू नॉट गो टू टेम्पल टुगेदर। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। वह और उसका भाई एक साथ विद्यालय नहीं जाते हैं। तो जाना आपका वर्ब हो गया। कौन नहीं जाता है? वह और उसका भाई। यहां पर भी नाम दो हो गए, दो पर्सन हो गए, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। क्या नहीं जाते हैं, किसे नहीं जाते हैं, किसको नहीं जाते। तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। यहां पर विद्यालय, विद्यालय आपका स्थान है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए आइए हम इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार करेंगे, विद्यालय को अदर वर्ड मान करके। ही एंड हिज ब्रदर, यानी वह और उसका भाई। यहां पर ये नहीं क्लियर हो रहा है कि वह लड़का है कि लड़की है, इसलिए हम ही एंड हिज भी कह सकते हैं, सी एंड हर भी कह सकते हैं। तो दोनों को हम मिला करके कोई भी कह सकते हैं। सी एंड हर ब्रदर डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं जाते हैं टू स्कूल यानी विद्यालय, टुगेदर मतलब एक साथ। साथ साथ और एक साथ दोनों की अंग्रेजी क्या होती है? एक जैसी होती है। राजन घर जाता है।
राजन गोज होम। अभी हमने आपको बताया कि जब हम कहीं दूरी तय करते हैं तो गो के साथ हमेशा हम टू लगाते हैं, लेकिन हमने बगल में लिखा हुआ है कि घर जाने के लिए यानी होम के लिए कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते। अगर हाउस होता तो हम टू लगा देते, लेकिन होम के लिए कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने राजन गोज होम, हमने ये नहीं लिखा राजन गोज टू होम, बल्कि अगर कोई भी घर जाने की बात करता आई गो होम, दे गो होम, कभी भी आप अगर होम जाने की बात करेंगे, घर जाने की बात करेंगे, जहाँ पर अंग्रेजी होम लिखेंगे तो कभी भी होम से पहले हमें टू नहीं लगाना चाहिए। अगला सेंटेंस, साहिल अपने घर जाता है, तो साहिल गोज टू हिज हाउस। यहाँ पर हाउस आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया। उम्मीद करता हूं साथियों आपको नेगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक मैंने आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसमें मैंने आपकी मदद भी कर दी है 2 सेंटेंसेस में। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप 2 सेंटेंसेस में पहले ट्रांसलेशन को मत देखें, पहले दिए गए हिंदी वाक्य को आप अपने रफ में लिखें, उसको ट्रांसलेट करें, उसके पश्चात आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपने जब मैच करवाया आंसर से तो आपका सवाल का जो आपने ट्रांसलेशन किया वो सही था कि नहीं। बाकी हमने आपको 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन और दिए हैं जिसका मैंने आंसर आपको नहीं दिया हुआ है, उसका आप मुझे ट्रांसलेशन करके कमेंट जरूर करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई बात रह जाती है अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।